हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 23rd लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर से हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे ऑन सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को इंतजार था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम एमसीक्यू करेंगे ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। अच्छा, एक बात और कहना चाहती थी कि आप लोगों के मुझे मैसेजेस कमेंट मिल रहे हैं कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, बट अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन दिनों, आपने भी नोटिस किया होगा जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, कि मैं इन दिनों बैक टू बैक एमसीक्यू अपलोड कर रही हूँ ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जुलाई से आप लोग के एग्जाम होने हैं। सो मैंने भी सोचा है कि मैं जितना भी मैक्सिमम एमसीक्यू करा पाऊं इस ड्यूरेशन में, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके, राइट। तो बस ये एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट होते ही मैं आपके बताए हुए टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगी। बट अभी पहले थोड़ा सा एमसीक्यू कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू ही पूछे जाने हैं, राइट। बट आप लोग कमेंट पे बताते रहिएगा, ठीक है, कि कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। ओके, तो फिर चलिए हम फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम फॉर द लर्निंग कर्व इज। जो लर्निंग कर्व है उसका दूसरा नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल कर्व, ग्रोथ कर्व, प्रोडक्शन कर्व, एक्सपीरियंस कर्व। ठीक है, इन चारों में से क्या नाम है लर्निंग कर्व का? एक और नाम कौन सा है? दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए पहले ये जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग कर्व का, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो लर्निंग कर्व जो है इसका दूसरा नाम है एक्सपीरियंस कर्व। ये जो लर्निंग कर्व है इसको एक्सपीरियंस कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कॉस्ट कर्व भी कहा जाता है, इसको इफिशिएंसी कर्व भी कहा जाता है, इसको प्रोडक्टिविटी कर्व भी कहा जाता है। एक बार फिर से बता रही हूँ, लर्निंग कर्व को हम एक्सपीरियंस कर्व भी कहते हैं, कॉस्ट कर्व भी कहते हैं, इफिशिएंसी कर्व भी कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कर्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लर्निंग कर्व से हम मेजर कर सकते हैं दीज एस्पेक्ट्स। वी कैन मेजर द प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी, एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन सब के बारे में हमें आइडिया लगता है, इसलिए लर्निंग कर्व के ये कुछ दूसरे नाम भी हैं। ठीक है, और इस कर्व से हमें आइडिया लगता है कि कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, भले ही वो किसी भी पोजीशन पे हो, कोई भी जो एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे कितना समय लगता है टू लर्न अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक ड्यूटी। कोई भी नया टास्क, कोई भी नई ड्यूटी को लर्न करने में उसे कितना समय लगता है, ठीक है, ये हमें लर्निंग कर्व से इसका आइडिया लगता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व का दूसरा नाम क्या है? आप बताइए इन चारों में से फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, लर्निंग कर्व का दूसरा नाम है एक्सपीरियंस कर्व। ठीक है, मैंने आपको सारे ही नाम बता दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन आए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमा के दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको लर्निंग कर्व के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो लर्निंग कर्व का दूसरा नाम क्या है? एक्सपीरियंस कर्व, एफिशिएंसी कर्व, प्रोडक्टिविटी कर्व, कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो ये इसके दूसरे नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेल नोन बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। बेसिक फंक्शन, जाना माना बेसिक फंक्शन, वेल नोन मतलब जाना माना बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली आपको मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन बताना है। तो इट इज मोटिवेटिंग, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग या कम्युनिकेटिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंक्शन कौन सा है? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो मैनेजमेंट जो है इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जितने फंक्शन है उनको मैनेज करना, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। और ये फंक्शन मैनेज कैसे करेंगे? बाय प्लानिंग। जो फंक्शंस हैं उसे मैनेज कैसे किया जाता है? बाय प्लानिंग, बाय स्ट्रेटजी मेकिंग, बाय डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैरी आउट किया जाता है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंक्शन क्या है? डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना, जिसमें डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल्स टू, जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो क्या होता है?
दिस इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, या प्रॉफिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, या फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पूछा गया है कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसके बराबर है। तो कंट्रीब्यूशन, ये जो टर्म है कंट्रीब्यूशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, ये हमने सीवीपी एनालिसिस पे, मेरी सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने सीवीपी एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस डिटेल में पढ़ाया है। वहीं पे मैंने कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और मैंने वहां बताया था कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये कंट्रीब्यूशन के 2 बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो बताइए इनमें से तो कहीं हमें ये वाला ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, बट इसी ये जो सेकंड फॉर्मूले है इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस प्रॉफिट होगा, बट अगर इसी की जगह ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक है, वैसे कंट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया तो इसी की जगह करेंगे माइनस लॉस। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। तो देखिए इसमें से कहीं ऑप्शन दिया है, ये हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। In a system whereby all activity are revalued each time a budget is formulated, वो सिस्टम जहां पे जितनी भी एक्टिविटी है इन्हें फिर से रीवैल्यू किया जाता है जब बजट प्रिपेयर किया जाता है, और इसमें इस अजम्पशन के साथ स्टार्ट किया जाता है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड एग्जिस्टेड, इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, इसे क्या हम परफॉर्मेंस बजट कहेंगे, प्रोग्राम बजट कहेंगे, फ्लेक्सिबल बजट कहेंगे, या जीरो बेस बजटिंग कहेंगे। ठीक है, दिस इज द 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है। सवाल पूछा गया है कि वो कौन सा बजटिंग सिस्टम है जहां पे सारी एक्टिविटीज को फिर से रिवैल्यूट किया जाता है एवरी टाइम व्हेन बजट इज फॉर्मुलेटेड। हर बार जब बजट बनाते हैं तो फिर से सारी एक्टिविटीज को रिवैल्यूट किया जाता है, तो वो कौन सा सिस्टम होता है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको ये जो चारों ही ऑप्शन है ना इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहला परफॉर्मेंस बजट। तो परफॉर्मेंस बजट वो बजटिंग सिस्टम है जिसकी मदद से वी कैन इवेलुएट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट ऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट ऑपरेशन है उनकी प्रोडक्टिविटी को इवेलुएट कर सकते हैं इस परफॉर्मेंस बजट से। ठीक है, बेसिकली हम परफॉर्मेंस बजट से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। दिस इज परफॉर्मेंस बजटिंग। प्रोग्राम बजटिंग क्या होती है, प्रोग्राम बजटिंग में हम प्रोवाइड करते हैं डिटेल कॉस्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी एवरी ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जितनी एक्टिविटी है जितने ऑपरेशन है उनकी डिटेल कॉस्ट इसमें प्रोवाइड की जाती है प्रोग्राम बजट में। ठीक है, तो प्रोग्राम बजटिंग वो सिस्टम है। अगला क्या है, फ्लेक्सिबल बजटिंग। फ्लेक्सिबल बजटिंग में वी प्रिपेयर बजट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी कंपनी अगर 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है तब बजट क्या होगा, अगर 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है तब बजट क्या होगा। तो बेसिकली डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए हम बनाते हैं जब बजट, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजटिंग, राइट। अब ये लास्ट देखते हैं जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस नाम से ही समझ में आ रहा है, दैट बजट विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जीरो। वो बजट जो जीरो से शुरू होता है, वो बजट जो स्क्रैच से शुरू होता है, वो बजट जहां पे हम हर बार जब बजट बनाते हैं, वो बजटिंग सिस्टम जहां पे हम जब हर बार बजट बनाते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हम जीरो से बनाते हैं, स्क्रैच से बनाते हैं, हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। लास्ट बजट में हमने क्या फिगर्स लिए थे इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, लास्ट बजट में हमने क्या किया था इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। हर बार जब हम बजट बनाते हैं तो हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, सारी एक्टिविटीज को फिर से रीवैल्यूट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड जीरो बेस्ड बजटिंग। तो अब मैंने चारों बजट के बारे में बता दिया है, चारों बजटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया है। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी, वो बजटिंग सिस्टम जहां पे सारी एक्टिविटी को फिर से रीवैल्यूट किया जाता है। ठीक है, जीरो से फिर से स्टार्ट किया जाता है, स्क्रैच से फिर से स्टार्ट किया जाता है, एक फ्रेश स्टार्टिंग की जाती है, और जहां पर लास्ट ईयर जो बजट था उसके जो भी आपने फिगर्स लिए थे उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड जीरो बेस्ड बजटिंग। इसको जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम कहते हैं।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैनेजमेंट टाइम इज सेव्ड बाय रिपोर्टिंग ओनली द डेविएशन फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। वो सिस्टम, वो मैनेजमेंट की स्टाइल जहां पे मैनेजमेंट का टाइम सेव होता है, कैसे? जब मैनेजमेंट केवल जो डेविएशंस हो रहा है फ्रॉम द स्टैंडर्ड, जो भी मैनेजमेंट ने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट किए थे, ठीक है, और उस प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से जो भी डेविएशन हो रहा है, मैनेजमेंट केवल उन्हीं पे ध्यान दे रही है, उन्हीं को रिपोर्ट कर रही है, ठीक है, इससे मैनेजमेंट का टाइम सेव हो रहा है। तो इस मैनेजमेंट स्टाइल को क्या कहा जाता है? इट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, या बजटरी कंट्रोल, या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इस मैनेजमेंट स्टाइल को क्या कहेंगे? ठीक, तो चलिए ये जो चारों ही टर्म्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन चारों टर्म्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, आप आंसर खुद ही कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको MBO कहते हैं। ये जो MBO और यहाँ पे क्या है MBE, ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी आपने पढ़ा होगा। MBO एंड MBE, दीज आर द मैनेजमेंट स्टाइल। ये जो है ना, ये मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। चलिए डिटेल में मैं चारों के ही बारे में बताती हूँ। देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो ये वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है बाय क्लियरली, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज हुआ है ना, बाय क्लियरली डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है, और वो ऑब्जेक्टिव विच इज अग्रीड टू बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, वो ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट यानी टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज दोनों की सहमति से जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, इसे क्लियरली डिफाइन किया जाता है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये जो मैनेजमेंट स्टाइल है ना, दिस इज कॉल्ड MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक, अगला क्या है? बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल वो सिस्टम है कॉस्ट को कंट्रोल करने का, जहां पे हम बजट बनाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैब्लिश करते हैं, और फिर कंपेयर करते हैं परफॉर्म एक्चुअल को विद बजटेड। जो बजटेड फिगर है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और फिर अगर कुछ डेविएशन है तो रिमीडियल एक्शन लेते हैं, ये सब करते हैं। तो दिस इज बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल में हम ये सब करते हैं। अगला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो टेक्निक है जहां पे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट से, और फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, और सेम है कि अगर डेविएशन है तो उसके लिए रिमीडियल एक्शन लेते हैं। तो दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक। अगला है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये वैसे इंपॉर्टेंट टर्म है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एक्सेप्शन, यानी जो बाकियों से अलग हो, एक्सेप्शन मतलब जो अलग हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वो बिजनेस मैनेजमेंट की स्टाइल है जहां पे मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है? जिस यहाँ पे मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है, या कह लीजिए फोकस करता है, या हैंडल करता है वो केसेस विच इज डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल, वो केसेस जो नॉर्मल से अलग हैं, वो केसेस जो डेविएटेड हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड, ठीक है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड से अलग है, केवल उन्हीं एक्टिविटीज पे फोकस करता है, ठीक है, केवल उन्हीं एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके हैंडल करता है। तो दिस इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो बताइए, मैंने चारों ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया, अब बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो सवाल तो यही पूछ रहा है ना कि मैनेजमेंट टाइम सेव करता है कैसे? जब वो केवल डेविएशन को रिपोर्ट करे, केवल डेविएशन पे फोकस करे, ठीक है। तो ये तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में होता है ना। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वो मैनेजमेंट की स्टाइल है जहां पे केवल वो केसेस, वो एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हीं पे फोकस किया जाता है जो डेविएटेड होती हैं फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिस इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, मार्जिनल कॉस्टिंग को और क्या कहा जाता है? डायरेक्ट कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्ट, या वेरिएबल कॉस्टिंग, ठीक है। दिस इज द ऑप्शन। तो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में, अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ। ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, दिस इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, बट इसी के साथ इसको हम डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो केवल एक ही आंसर देना है, तो हम पहले अगर एक ही ऑप्शन देना हो ना तो पहले वेरिएबल कॉस्टिंग, बट अगर दो पूछे जाए ना तो उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग को डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी वेरिएबल कॉस्टिंग। ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है इसको हम वेरिएबल कॉस्टिंग कहते हैं। बट अगर दो ऑप्शन पूछे जाए ना तो डायरेक्ट कॉस्टिंग भी आप टिक करेंगे, डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड में भी हम सेम करते हैं, हम वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं डिसीजन लेने में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो आप जानते होंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसीडर करते हैं। ठीक, ओ सॉरी मैंने गलत टिक कर दिया, ये सी नहीं, ये डी आंसर होगा, वेरिएबल कॉस्टिंग। ये देखिए लिखा है वेरिएबल कॉस्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कॉस्टिंग। ये जो कॉस्ट और कॉस्टिंग वर्ड है ना, इसमें डिफरेंस है, सेम मत मानिएगा, ये सेम नहीं है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं, वेरिएबल कॉस्टिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। कॉस्ट मतलब तो जानते हैं एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा आता है प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करने में, ठीक है, दैट इज कॉस्ट। लेकिन उस कॉस्ट को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कॉस्टिंग, तो वेरिएबल कॉस्ट तो एकदम नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी वेरिएबल कॉस्टिंग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनदर नेम फॉर कंट्रीब्यूशन इज, कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्या नाम है, मार्जिनल इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट इनकम, नन ऑफ द अबव, इसमें से क्या है आंसर। ठीक है, तो बताया था कंट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन जो है ना, इसका मैंने फॉर्मूला वगैरह तो बता ही दिया है आपको। तो कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या है ये मैं डायरेक्टली बता देती हूँ। तो कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं, ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं, और मार्जिनल इनकम भी कहते हैं। ये कंट्रीब्यूशन के कुछ दूसरे नाम हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, कंट्रीब्यूशन के कुछ दूसरे नाम क्या हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या इसको ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं, या इसको मार्जिनल इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन और इसके नाम हैं कंट्रीब्यूशन के। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, पहला है accumulate, summarize and analyze the available data, is primarily concerned with the requirement of the management, makes corporate planning and strategy effectively, all of the above। ठीक, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये जो कॉन्सेप्ट है, इस पे इसके इंट्रोडक्शन पे मैंने 2 वीडियोस बनाई है, जैसे मैंने बहुत डिटेल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, नीड, सब कुछ, फंक्शंस, सारी चीजें, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है, सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है। तो अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिटेलिंग चाहिए तो वो 2 वीडियोस में मैंने कवर की है, आप एक बार देख सकते हैं। तो वहां पे मैंने बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट अकाउंटिंग विच इज डिजाइंड स्पेशली फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो स्पेशली मैनेजमेंट यानी टॉप मैनेजमेंट के लिए डिजाइन की गई है। यानी ये वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बेसिकली ये वो अकाउंटिंग है जो हेल्प करता है टॉप मैनेजमेंट को इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट को उसके फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और टॉप मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना, डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, और मैनेजमेंट अपने टास्क परफॉर्म कर पाता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें से, अब मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बता दिया, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा आंसर। तो आप देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है, हम अक्यूमुलेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं अवेलेबल डेटा, ये तो हम करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। जो भी अवेलेबल डेटा है उन सबको कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना। ठीक है, और टॉप मैनेजमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है इसको ध्यान में रख के सारे काम किए जाते हैं, तो ये भी है। और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी मेक कॉर्पोरेट प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो ये भी है। तो यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये तीनों काम होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन आर पेड एंड आर वर्कड। डिफरेंस बिटवीन आर पेड यानी कितने घंटे के लिए हम पे कर रहे हैं और कितने घंटे काम किया, इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या कहा जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। क्या इसको लेबर रेट वेरिएंस कहते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं, आइडल टाइम वेरिएंस कहते हैं, नेट एफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो जरा मैं सारे ऑप्शन के बारे में आपको पहले बता देती हूँ। ठीक है, सवाल तो समझ में आ गया
कितने घंटे के लिए पे किया है और कितने घंटे काम किया है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है। तो सबसे पहले लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर देखिए नाम क्या है, रेट, यानी दिस वेरिएंस अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर, ठीक है, एंड एक्चुअल रेट पेड। ये जो लेबर रेट वेरिएंस है ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस का ही पार्ट है, और ये वेरिएंस अराइज करता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन रेट में जो डिफरेंस अराइज किया है कि स्टैंडर्ड रेट क्या स्पेसिफाई किया था और एक्चुअल रेट क्या पे किया है, इसके डिफरेंस के कारण ये वेरिएंस आता है। ठीक, अगला क्या है, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ पे वर्ड पकड़ लीजिए, इफिशिएंसी। तो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का दूसरा नाम है लेबर टाइम वेरिएंस भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो दिस वेरिएंस अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन लेबर टाइम, लेबर आर स्पेसिफाइड, लेबर आर जो भी स्पेसिफाई किया गया था कि लेबर इतने घंटे में काम कर लेगा एक्चुअल आउटपुट के लिए, और एक्चुअल आर स्पेंडेड, लेबर ने एक्चुअली में कितने घंटे में काम किया और कितना घंटे स्पेसिफाई किया गया था। तो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके कारण दिस वेरिएंस अराइजेस। ठीक है, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। अगला क्या है, आइडल टाइम वेरिएंस। तो आइडल टाइम वेरिएंस लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का ही पार्ट होता है, और ये आइडल टाइम वेरिएंस क्यों अराइज करता है, बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल आइडल टाइम। आइडल मतलब बताया था ना, आइडल मतलब फालतू, खाली समय। ठीक है, और ये अराइज करता है वेरिएंस बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो ये जो आइडल टाइम वेरिएंस है, दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन आर पेड, यानी कितने घंटे के लिए पे किया गया, माइनस आर वर्क, कितने घंटे इसने काम किया लेबर ने, इसके डिफरेंस को हम कहते हैं लेबर टाइम वेरिएंस। ठीक है, और जो नेट एफिशिएंसी वेरिएंस है वो तो यहाँ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लेबर से रिलेटेड नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक, तो अब आप खुद आंसर कर सकते हैं विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताइए कौन सा है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी रिड्यूस बाय, ब्रेक इवन पॉइंट जो है इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, by reducing the variable cost, by reducing the fixed cost, all of the above। ठीक है, इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है या जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, डिटेलिंग चाहिए विद ग्राफ, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, आप रेफर कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है थोड़ा सा मैं पहले बता देती हूँ। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ सेल्स है या वो लेवल ऑफ आउटपुट है एट विच देयर विल बी नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट वो आउटपुट का लेवल होता है या वो सेल्स का लेवल होता है जिसपे ऑर्गेनाइजेशन को ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, टोटल इनकम इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। ऑर्गेनाइजेशन को जितनी इनकम हो रही है उतना ही खर्चा है, इससे क्या हो रहा है, देयर इज नो प्रॉफिट, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसका फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बताया था ना, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है एफ बाई सी। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एफ बाई सी। एफ मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, सी मतलब कंट्रीब्यूशन, और इसको और एक्सपेंड करते हैं, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है। ठीक, अब सवाल है कि ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स लगानी है। ब्रेक इवन पॉइंट को अगर हमें रिड्यूस करना है तो बेसिकली ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसको रिड्यूस करना है। ब्रेक इवन पॉइंट का कैसे रिड्यूस होगा, जब ये टर्म रिड्यूस होगा। ये टर्म को रिड्यूस करने के लिए आपको न्यूमरेटर को रिड्यूस करना होगा और डिनोमिनेटर को बढ़ाना होगा। अगर न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर बढ़े तो क्या होगा, ये पूरा टर्म रिड्यूस हो जाएगा। तो यानी हमें क्या करना होगा, हमें पहला आंसर मिल गया कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। एक तो ये मिल गया, दूसरा हमें मिल गया कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना है। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना है तो बेसिकली हमें सेलिंग प्राइस को बढ़ाना होगा। अगर हम पूरे डिनोमिनेटर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस को बढ़ाना होगा और वेरिएबल कॉस्ट को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो हमें दूसरा मिल गया कि सेलिंग प्राइस को बढ़ाएं, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट को क्या करें, कम करें। तो इस तरीके से जो पूरा टर्म होगा, जो ब्रेक इवन पॉइंट का जो पूरा टर्म है, दैट विल रिड्यूस, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है।
पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग, पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये देखिए ये लिखा है इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्या है, रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट। अगला क्या है, रिड्यूसिंग द फिक्स कॉस्ट। तो अगला यहाँ पे है रिड्यूसिंग द फिक्स कॉस्ट। तो यानी ये तो तीनों सही है, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ब्रेक इवन पॉइंट को रिड्यूस करना है, लेफ्ट हैंड साइड को रिड्यूस करना है, तो हमें राइट हैंड साइड को भी रिड्यूस करना होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया है, तो यानी न्यूमरेटर को रिड्यूस करो, डिनोमिनेटर को बढ़ाओ, तो पूरा टर्म क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट यूज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम टू ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड। सवाल है, टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है इन टू ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के अगर दो ऑल्टरनेटिव हैं, ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2, ठीक है, तो इनका जो टोटल कॉस्ट आती है, ऑल्टरनेटिव 1 में सपोज करिए 1000 की टोटल कॉस्ट आ रही है और ऑल्टरनेटिव 2 में 1500 की टोटल कॉस्ट आ रही है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, वो कौन सी कॉस्ट होती है, दिस इज द क्वेश्चन। तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में कुछ नहीं तो 15-20 कॉस्ट पढ़ाई है। आप डिटेलिंग देखनी है तो आप वहां पे उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सारी कॉस्ट को फिर से एक बार नहीं बता रही हूँ, मैं सीधे आंसर पे आ रही हूँ। तो इस टाइप की कॉस्ट को हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। देखिए वर्ड क्या है, डिफरेंशियल, डिफरेंस से बना हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट विच अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट इन टू ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। दो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में जो भी खर्चा आता है, टोटल कॉस्ट का जो खर्चा आता है, उसके डिफरेंस को हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे रिलेवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट नहीं होगा, आंसर इज डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा और बताती हूँ, ये जो डिफरेंशियल कॉस्ट है ये फर्दर जो है दो टाइप की होती है, एक होती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट और एक होती है डिक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है, जब ऑप्शन ए 1 से ऑप्शन 2 पे जाते हैं एंड देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट अगर बढ़ रही हो तो इसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। और अगर ऑप्शन 1 से ऑप्शन 2 की तरफ जाएं और देयर इज अ डिक्रीज इन कॉस्ट, अगर 800 का खर्चा हो जाए, कॉस्ट डिक्रीज हो, तो इसको डिक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ बजट दैट गिव्स द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी वो बजट जिसमें हमें क्या मिले, समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शनल बजट हैं उनकी समरी बने, समरी हमें मिले, एंड प्रोजेक्टेड पीएल अकाउंट मिले। तो ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं, ऐसे बजट को हम मास्टर बजट कहते हैं, फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं, परफॉर्मेंस बजट कहते हैं, या डिस्क्रिशनरी बजट कहते हैं। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वैसे अगर आप बजट पढ़ चुके हैं तो आप आंसर डायरेक्टली कर लेंगे कि मास्टर बजट, यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे होगा मास्टर बजट। मास्टर बजट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए परफॉर्मेंस बजट तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो ये तो अब मैं दोबारा बताऊंगी नहीं। डिस्क्रिशनरी बजट यहाँ पे होगा नहीं, फ्लेक्सिबल बजट भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये होगा नहीं। तो यहाँ पे आंसर है मास्टर बजट। मास्टर बजट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जब सारे फंक्शनल बजट, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शनल बजट है, फंक्शनल बजट मतलब सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट, ठीक है, R&D बजट, जब जितने भी फंक्शनल बजट है जब प्रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाद उन सारे ही बजट की जो समरी है उसको यूज करके वी प्रिपेयर मास्टर बजट, हम मास्टर बजट बनाते हैं। ठीक है, तो मास्टर बजट इज बेसिकली अ कंसोलिडेटेड समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट एंड प्रोजेक्टेड पीएल अकाउंट। तो मास्टर बजट बेसिकली क्या होता है, ये एक कंसोलिडेटेड यानी इकट्ठा होती है समरी, सारे फंक्शनल बजट, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शनल बजट होते हैं इन सब की समरी होती है, और इसमें प्रोजेक्टेड पीएल अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो मास्टर बजट है बनाता कौन है, ये बनाता है बजट डायरेक्टर। ये मास्टर बजट कौन बनाता है, बजट डायरेक्टर बनाता है, या कह लीजिए बजट ऑफिसर बनाता है। तो आपको आंसर समझ में आ गया, आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is not within the scope of management accounting? इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है इसमें से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, तो ये तो होता है। खैर मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली ऑप्शन पे आ रही हूँ।
तो आपको बताना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कौन सा स्कोप नहीं है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पॉलिसी तो बनाई जाती है। अगला क्या है, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज, प्लानिंग करना, डिफरेंट एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना एंटरप्राइज के, तो ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। डिसीजन मेकिंग ऑन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये भी होता है, डिसीजन मेकिंग भी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो ये तीनों तो ऑप्शन सही हैं। अगला क्या है, क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ कॉस्ट, तो क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ कॉस्ट ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं होता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ये सब कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो फिर चलिए, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय।